हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप करेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। तो यहाँ पे है वेरी शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। यंग इटली नामक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गिसिप्पी मिजनी ने। सेकेंड क्वेश्चन है, एले द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वॉज यूज टू मेजर। एले जो कि जर्मनी का एक मेजरिंग यूनिट था, उसे किस चीज़ को मेजर करने के लिए को मेजर करने के लिए था? तो वह क्लॉथ को मेजर करने के लिए था। थर्ड क्वेश्चन है, जोल्वेराइन स्टार्टेड इन 1834 इन प्रसा रेफर्स टू ए। जोल्वेराइन जो कि 1834 में प्रसा में शुरू हुआ था, वो क्या था? एक कस्टम यूनियन था, यानी शुल्क संघ। नेक्स्ट है, व्हाट डू द सेंट्स एंजल्स क्राइस्ट सिंबलाइज इन द यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन जिसको कि फ्रेडरिक सोर्यू के द्वारा बनाया गया था, उसमें जो संत थे, एंजल थे और क्राइस्ट थे, क्या सिंबलाइज कर रहे थे? वे फ्रेटर्निटी एमंग नेशन को सिंबलाइज कर रहे थे, यानी राष्ट्रों के बीच भाईचारा। नेक्स्ट है, हु वेयर जंकर्स। जंकर्स कौन थे? जंकर उन लोगों को कहा जाता था जो कि बड़े जमींदार थे, यानी लार्ज लैंड ओनर्स। नेक्स्ट है, विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र किस ट्रीटी के अनुसार घोषित किया गया था? तो वह ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। Why which of the following treaties was the United Kingdom of Great Britain formed? किस संधि द्वारा ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ था? तो वो था एक्ट ऑफ यूनियन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पावर कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। किस पावर ने सामूहिक रूप से नेपोलियन को पराजित किया था? तो वो पावर थी ऑस्ट्रिया, प्रसा, रसिया और ब्रिटेन। इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। नेक्स्ट है, रोमांटिज्म रेफर्स टू ए, यानी रोमांटिसिज्म किसे कहा जाता है? तो ये था एक कल्चरल मूवमेंट, यानी सांस्कृतिक आंदोलन था ये। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यानी एक्ट ऑफ यूनियन 1707 को लेकर इन सब में से कौन से ऑप्शन सही है, उसे हमें चुनना है। तो फर्स्ट है, द ब्रिटिश मोनार्की सरेंडर द पावर टू इंग्लिश पार्लियामेंट। तो क्या ब्रिटिश की जो राजशाही थी वो इंग्लिश संसद को पावर सरेंडर कर दी? ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम आयरलैंड। तो क्या ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी वो आयरलैंड का पूरा पावर सीज कर ली? ऐसा भी नहीं था। नेक्स्ट है, द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये ऑप्शन सही है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के द्वारा हुआ था, तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। पहले भी देख चुके हैं, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि 1832 में हुई थी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द जोल्वेराइन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। जोल्वेराइन को लेकर यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही है, उन्हें हमें खोजना है। तो फर्स्ट है, इट वाज अ मेजरिंग यूनिट ऑफ क्लॉथ इन जर्मनी। ये तो एलए था।
इट वॉज ए क्लास ऑफ ट्रेडर्स इन जर्मनी, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है इट वॉज ए कस्टम यूनियन फॉर्म्ड इन 1834, तो यही था जोल्बेराइन जिसका कि फॉर्मेशन प्रसा में हुआ था। नेक्स्ट है व्हाट डू द सेंट्स, एंजल्स, क्राइस्ट सिंबलाइज इन द यूटोपियन विजन, पहले भी देख चुके हैं। ये नेशन के बीच में भाईचारा फैलाने की बात कर रहे हैं। Which of the following were the two Italian speaking provinces of the Habsburg Empire? हैब्सबर्ग एम्पायर के ऐसे कौन से जगह थे, हैब्सबर्ग एम्पायर के ऐसे कौन से जगह थे जो इतालवी भाषा को बोलते थे? तो वो थे लोम्बार्डी और वेनेशिया। Which of the following revolutions is called as the first expression of nationalism? यानी ऐसी कौन सी क्रांति हुई जिसमें राष्ट्रवाद की सबसे पहले झलक सामने आई? तो ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। आगे है हमारे पास इन द गिवन क्वेश्चंस 16 and 17 देयर आर टू स्टेटमेंट। 16 और 17 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें कि पहला को एजर्जन कहा गया है और दूसरा है रीज़न। हमें इस स्टेटमेंट को रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो फर्स्ट है, अगर फर्स्ट ऑप्शन तब होगा जब ए करेक्ट होगा और आर रॉन्ग होगा। सेकंड ऑप्शन तब होगा जब एजर्जन गलत होगा और रीजन सही होगा। सी ऑप्शन तब होगा जब एसर्शन और रीजन दोनों सही होंगे और रीजन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। और डी तब होगा जब एसर्शन रीजन दोनों सही होंगे लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। एसर्शन है बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन एज इज आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी, यानी 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो कि प्रथम भाग में था। बट बिकेम ए नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड, लेकिन अब वह राष्ट्रवाद क्या हो गया था? सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया था, यानी ये पूरी तरह से बदल चुका था। तो ये जो असर्शन है ए है, ये बिल्कुल सही है। ये जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है उसके लास्ट चैप्टर में, लास्ट यूनिट में हम इस बात को देखते हैं। अब इसका रीज़न क्या दिया हुआ है? ए तो करेक्ट है। मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पायरेशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्टिक एम्स, यानी कि साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी यानी अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए जिस क्षेत्र में थे उस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी इच्छाओं का इस्तेमाल किया। तो देखिए बात ये भी सही है, ये भी उसी लास्ट यूनिट में दिया गया है, लेकिन ये असर्शन का सही रीज़न नहीं है, ये रीज़न नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कि ए और आर दोनों सही है लेकिन रीज़न इज़ द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बढ़ते हैं आगे। असर्शन है फीमेल एलेगरीज वेयर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन, यानी कि नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। बिल्कुल बात सही है। रीज़न क्या है? टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई इट, ताकि जनता को, लोगों को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे अपनी पहचान स्थापित कर सके। बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों ट्रू है और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। आते हैं अब हम फिल इन द ब्लैंक्स पे। ऑस्ट्रियन चांसलर डैश होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना,
जब सभी लोगों ने मिलकर, चारों शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित कर दिया था, तो उसके बाद वे वियना में मिले थे। वियना में मिलने के बाद उसमें एक बड़ी शक्ति ऑस्ट्रिया भी थी जो कि नेपोलियन को हराने में शामिल थी। तो प्रशिया भी थी, ऑस्ट्रिया भी थी। तो वहीं का ड्यूक मेटरनिक था, वो ऑस्ट्रियन चांसलर था। वियना में मिलने के बाद वियना की जितनी भी संधियाँ हुई, जितने भी प्रकार के नियम बने, उन सब का होस्ट कांग्रेस ऑफ ड्यूक मेटरनिक ने किया था। फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कैम विद द, यानी राष्ट्रवाद की सबसे पहली झलक फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही आई थी। द सिविल कोड ऑफ 1804 वाज नोन एज द नेपोलियनिक कोड, क्योंकि नेपोलियन ने ही इसे शुरू किया था। डैश बिकेम द एलेगोरी ऑफ जर्मन नेशन, जर्मन नेशन का रूपक क्या था? तो उस समय नारी रूपकों का इस्तेमाल हो रहा था, तो ये थी जर्मेनिया। और अगर फ्रांस की बात करें तो वहाँ पे थी मारियान। कंजर्वेटिव रिजाइम्स सेट अप इन 1850 वे डेमोक्रेटिक इन नेचर, बिल्कुल गलत है। जो कंजर्वेटिव रिजाइम यानी रूढ़िवादी रिजाइम जो कि 1815 में सेटअप की गई थी, वो बिल्कुल ऑटोक्रेटिक थी, राजशाही टाइप की थी। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल इज नोन एज ला पैत्री, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ए डायरेक्ट वोट यानी कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके ज़रिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, तो वो होता है प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह, ला पैत्री नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। नेक्स्ट है 1861 में फ्रेडरिक विलियम फोर को यूनाइटेड इटली का राजा घोषित किया गया था, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया था। द टर्म एब्सोल्यूटिस्ट रेफर टू ए मोनार्कियल गवर्नमेंट, एब्सोल्यूटिस्ट एक मोनार्की यानी राजशाही गवर्नमेंट की ओर इशारा करती है, इसके बारे में बताती है। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉलम दिए गए हैं, हम एक एक करके इस कॉलम को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड कुछ बात दी गई है। तो फर्स्ट है ब्राउट द कंजर्वेटिव रिजाइन्स बैक टू पावर, ऐसा नहीं है। कंजर्वेटिव रिजाइन बैक टू पावर ये बहुत आगे की बात है। नेक्स्ट है इंश्योर राइट टू प्रॉपर्टी फॉर द प्रिविलेज्ड क्लास, ये भी नहीं है। रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ये ट्रीटी ऑफ कुस्तुनतुनिया से हुआ था। ट्रांसफ़र ऑफ सोवर्जिनिटी फ्रॉम मोनार्क टू द फ्रेंच सिटीजन, यही है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ए का ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी प्रभुसत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफ़र हो गया राजा से लोगों के हाथ में, फ्रांस की जनता के हाथ में। ए का ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखेंगे लिबरलिज्म। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं लिबरलिज्म में के बारे में भी यहाँ पे कोई बात नहीं कही गई है। इंडिविजुअल फ्रीडम यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता, तो ये बात लिबरलिज्म की थी। बी का ऑप्शन हो जाएगा 5। नेपोलियनिक कोड इंश्योर राइट टू प्रॉपर्टी फॉर द प्रिविलेज क्लास, प्रिविलेज क्लास के लिए इसने संपत्ति का अधिकार को पूरी तरह से इंश्योर कर दिया, तो ये थी नेपोलियनिक कोड। ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना हो जाएगा ब्राउट द कंजर्वेटिव रिजाइम बैक टू पावर, यानी जो कि कंजर्वेटिव रिजाइम पहले उखाड़ कर फेंकी जा चुकी थी, ट्रीटी ऑफ वियना ने उसे फिर से वापस कर दिया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, तो ये हो जाएगा रिकॉग्नाइज ग्रीस, ट्रीटी ऑफ कुस्तुनतुनिया से ही ग्रीस एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया। नेक्स्ट है टू विच कंट्री डिड द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोर्यू बिलोंग, किस देश से फ्रेडरिक सोर्यू नामक कलाकार बिलोंग करते थे? तो फ्रेडरिक सोर्यू फ्रांस से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रेफर टू एज एब्सोल्यूटिज्म,
यानी एब्सोल्यूटिज्म किसे कहा जाता है? अनरेस्ट्रिक्टेड यानी अप्रतिबंधित, जिस पर कोई प्रतिबंध न हो। डेस्पोटिक यानी निरंकुश, जिस पर किसी का कोई अंकुश न हो। एंड ऑथोरिटेरियन यानी सत्तावादी। मोनार्कियल सिस्टम यानी राजतंत्रीय व्यवस्था, ऐसी ही व्यवस्था को एब्सोल्यूटिज्म कहा जाता है, यानी निरंकुशता, यानी जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, जो चाहे कर सकते हैं, जो प्रस्ताव चाहे निकाल सकते हैं, पास कर सकते हैं, कोई अंकुश ही नहीं है उस पर। नेक्स्ट है डिफाइन नेशन, यानी राष्ट्र को परिभाषित करें। तो अ बॉडी ऑफ पीपल हु आर यूनाइटेड बाय द सेम पास्ट, कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉमन इंटरेस्ट कैन बी डिफाइन एज अ नेशन। यानी राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है जो कि सेम पास्ट यानी उनका अतीत भी एक है, संस्कृति भी एक है, राजनीतिक व्यवस्था भी एक है और सामान्य हित भी एक है। इन सब चीज़ों से वे आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के लोग, अ बॉडी ऑफ पीपल, लोगों का समूह एक राष्ट्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कंसेप्ट ऑफ ए नेशन स्टेट, यानी कि राष्ट्र राज्य की धारणा क्या थी? द कंसेप्ट ऑफ ए नेशन स्टेट वॉज वन इन विच पीपल एंड रूलर ऑफ लैंड केम टुगेदर टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री। यानी राष्ट्र राज्य की अवधारणा वह थी जिसमें लोग और भूमि के शासक, आम पहचान और साझा इतिहास, यानी कि एक ही इतिहास होता है, उसकी भावना विकसित करने के लिए एक साथ आते हैं। डिफाइन प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह। प्लेबिसाइट एक ऐसा सिस्टम होता है, इज अ सिस्टम ऑफ डायरेक्ट वोट बाय विच द पीपल ऑफ ए रीजन देमसेल्फ डिसाइड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल। किसी क्षेत्र में कुछ लोग हैं, कोई भी प्रस्ताव के लिए उन लोगों से पूछा जाता है ये प्रस्ताव आपको स्वीकार है या नहीं है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह कहते हैं। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज ऑपरेटिंग इन फ्रांस बिफोर द रेवोल्यूशन ऑफ 1789। किस प्रकार की सरकार फ्रांस में थी 1789 से पहले? तो ध्यान देने वाली बात है कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। उससे पहले वहाँ पे राजतंत्र चलता था, राजा थे, रानी थी, राजा ही सारे अधिकार बनाते थे, लाते थे, प्रस्ताव पास करवाते थे। लेकिन 1789 में क्रांति हो गई। क्रांति के बाद वहाँ की पूरी व्यवस्था को लोगों द्वारा बदल दिया गया। व्हाट वाज द मिशन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी, यानी फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे उनका मिशन क्या था, करना क्या चाहते थे, उद्देश्य क्या था? तो देखिए, मिशन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वाज टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है तानाशाही, यानी उनका ये मिशन था कि यूरोप के लोगों को हम तानाशाही से मुक्ति दिलाएंगे, राजशाही से मुक्ति दिलाएंगे। इतना ही नहीं, हम राष्ट्र को बनने में भी मदद करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट वाज नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड क्या था? तो नेपोलियनिक कोड नेपोलियन के द्वारा शुरू किया गया था। इसे कोड रेफर्स टू रिफॉर्म्स इनकॉर्पोरेटेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। यह इस प्रकार का कोड था जिसे कि प्रशासन में नेपोलियन द्वारा लागू किया गया था, ताकि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अधिक कुशलता से, अधिक तर्कसंगतता से चल सके। कोई भी व्यवस्था तभी चल सकती है जब उसमें कुछ न कुछ नियम हो। कोई नियम होगा, कानून होंगे, तभी वो व्यवस्था चल पाएगी। इसलिए नेपोलियन ने कुछ नियम कानून, 3-4 नियम कानून बुक में दिए गए हैं। नेक्स्ट है नेम द प्रोविंसेस अंडर द हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग जो एम्पायर था उसके अंदर कई सारे क्षेत्र थे। तो कौन कौन से क्षेत्र हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर थे? तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो रूल कर रही थी ऑस्ट्रिया हंगरी पर, उसमें टायरल का अल्पाइन रीजन था, खुद ऑस्ट्रिया था, सुडेटनलैंड था, बोहेमिया था, साथ ही साथ इतालवी भाषा बोलने वाले 2 क्षेत्र और थे, वो थे लम्बार्डी और वेनेशिया। नेक्स्ट है
नेम द टू इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ द हेमिस्बर्ग एम्पायर। तो दो ही क्षेत्र थे, इतावली भाषा बोलने वाले दो क्षेत्र जो कि हेमिस्बर्ग एम्पायर के अंदर आते थे, वो थे लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टाई दैट बिंड द डाइवर्स ग्रुप ऑफ हेमिस्बर्ग एम्पायर। यानी जो हेमिस्बर्ग एम्पायर था वो तो बहुत सारे क्षेत्रों का, लोगों का एक समूह था, एक लोग नहीं थे कहीं से। यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्ट्रिया के लोग थे, सुडेटन के लोग थे, यहाँ तक कि इतालवी भाषा भी बोलते थे। तो आखिर वो चीज़ ऐसी क्या थी जो उन सबको बांधे रखता था? तो वो थी कॉमन एलिजियंस टू द एम्परर, यानी सम्राट के प्रति निष्ठा। यही एक चीज़ थी जो उन सब, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से सारे लोग आए थे और हेमिस्बर्ग एम्पायर का निर्माण कर रहे थे। नेक्स्ट है व्हाट डिड द न्यू सोशल ग्रुप कंप्राइज ऑफ दैट केम इनटू बीइंग इन द 19th सेंचुरी कंप्राइज्ड ऑफ। 19वीं सदी में एक नया सोशल ग्रुप का उदय होता है, एक नया सोशल ग्रुप का उदय होता है। उसमें कौन कौन से लोग थे उस वक्त, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए जो नए सोशल ग्रुप जो कि 19th सेंचुरी में आए वो किसको किसको मिला के बन रहे थे? वो थे वर्किंग क्लास, कामगार क्लास वाले लोग, और मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में लोग आ रहे थे इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स यानी पेशेवर लोग। नेक्स्ट है What ideas gained popularity among the educated liberal middle class। जो शिक्षित लिबरल मिडिल क्लास था उसमें उस समय कौन सा आइडिया प्रवाहित हो गया जिसे कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली? तो दिया हुआ है एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेन्ड पॉपुलैरिटी अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास। यानी कि जो अधिकार, जो बड़े लोग थे, एरिस्टोक्रेटिक थे, राजशाही थे, उनमें बड़े बड़े लोग, प्रिविलेज, उन्हें बड़े बड़े अधिकार दिए गए थे, इन सब का खात्मा कर दिया गया, सारे अधिकारों को मिटा दिया गया। यही आइडिया उस समय एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास में थे। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, एजुकेटेड लिखा हुआ है, एजुकेटेड में ही क्यों पॉपुलर हो गया है? उससे नीचे तबके के लोग जो थे, मूर्ख थे, उसमें ये आइडिया क्यों नहीं पॉपुलैरिटी गेन कर पाएगा? क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग थे उनको पता था कि अगर सारे अधिकार, बड़े बड़े अधिकार, कुछ अधिकार अगर बड़े लोगों को पहले से दे दिए जाए और फिक्स हो तो साफ है कि बिना कुछ किए वो उस अधिकार तक पहुंच जाएंगे, वे उस पद पर पहुंच जाएंगे और जो लोग पीछे हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो पढ़े लिखे लोगों को इनका अनुमान था कि अगर सबको आगे बढ़ना है, सबको आगे लेके चलना है तो इस अधिकार की समाप्ति करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आगे, व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर द न्यू मिडिल क्लास। अब जो नए मिडिल क्लास लोग आए थे उनके लिए लिबरलिज्म क्या मतलब था? जब लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया था, यानी उदारवाद का कॉन्सेप्ट आया था, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए ये अलग अलग मतलब रखता था। इकोनॉमिक स्फीयर में अलग था और मिडिल क्लास के लिए अलग था। मिडिल क्लास के लिए था कि फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता, एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, और कानून के समक्ष सबके लिए समानता। नेक्स्ट है व्हाट डिड 19th सेंचुरी लिबरल्स स्टेट अपॉन, यानी 19वीं शताब्दी के जो उदारवाद थे वो किस पे अपना फोकस कर रहे थे? उन्नीसवीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। नेक्स्ट है व्हाट डज सफरेज मीन। सफरेज का मतलब क्या होता है? सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमन अंडर द नेपोलियनिक कोड।
जब नेपोलियन ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए नेपोलियनिक कोड लगाया था, तो उसमें महिलाओं को कौन सी पोजीशन दी गई थी? तो नेपोलियनिक कोड रिड्यूस्ड वुमन टू द स्टेटस ऑफ ए माइनर। नेपोलियनिक कोड महिला के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसने महिलाओं को अवयस्क का दर्जा देते हुए सब्जेक्टेड टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड, पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। नेक्स्ट है, व्हाट डज लिबरलिज्म स्टैंड फॉर द इकोनॉमिक स्फीयर। आर्थिक क्षेत्र में लिबरलिज्म का क्या अर्थ था? इन द इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब था कि बाजार की पूरी तरह से फ्रीडम, यानी बाजार में स्वतंत्रता हो और जो पूंजी थी, चीज़ें थी, उनका बाजार में आवागमन हो रहा था और उस पर राज्य जो है कर भी लगा रही थी, उस पर नियंत्रण भी कर रही थी। तो इकोनॉमिक स्फीयर में इसका मतलब था कि इन सब चीज़ों से मुक्ति, ताकि व्यापार करने में काफ़ी आसानी हो। व्हाट वाज द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के जो कि नए मिडिल क्लास उभर रहे थे, उनकी सबसे मजबूत डिमांड क्या थी? उनकी सबसे मजबूत डिमांड थी कि मार्केट पूरी तरह से, बाज़ार पूरी तरह से स्वतंत्र हो और चीज़ें और पूंजी के आवागमन पर राज ना कोई कर लगाए, ना कोई नियंत्रण रखे। व्हाट वाज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव्स का मतलब होता है रूढ़िवादी। तो जो ये रूढ़िवादी लोग हैं, उनकी मूल फिलॉसफी क्या है, यानी किस बेस पे, किस चीज़ को आधार मानकर ये लोग चलते हैं। इनकी बेसिक फिलॉसफी ये है कि जो पारंपरिक चीज़ें हैं, जैसे कि चर्च, मोनार्की यानी राजशाही, सोशल हायरार्ची, संपत्ति, परिवार, ये सब संरक्षित रहे, ये सब जीवित रहे कहीं ना कहीं एक तरह से। नई चीज़ों को अपनाने में उन्हें थोड़ी कठिनाई होती है। अब आगे देखेंगे, विच डायनेस्टी वॉज डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड लेटर रिस्टोर्ड टू पावर बाय द कंजर्वेटिव्स। यानी जब फ्रांस की क्रांति हुई तो किस सत्ता को हटा दिया गया, लेकिन बाद में कंजर्वेटिव्स के द्वारा उसको ला दिया गया। तो ये थी बुर्बो डायनेस्टी। व्हाट वाज द नेचर ऑफ कंजर्वेटिव्स रिजाइम सेट इन 1815। तो जो ये रूढ़िवादी संस्थाएं थी, जिनकी स्थापना 1815 में हुई थी, वे किस प्रकार की थी, इनका नेचर क्या था? इनका नेचर पूरा का पूरा ऑटोक्रेटिक था, राजशाही थी। व्हाट वाज द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। जो उदारवादी नेशनलिस्ट थे, सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने क्या उठाया? तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा था फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी प्रेस की स्वतंत्रता। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द रिवोल्यूशनरी ऑफ यूरोप। तो यूरोप के जो क्रांतिकारी थे, उनका मेन एम क्या था, उद्देश्य क्या था, करना क्या चाहते थे? वो ये करना चाहते थे कि जो वियना कांग्रेस हुई, एट अपोजिंग द मोनार्कियल ऑर्डर इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस के बाद जो राजशाही व्यवस्था स्थापित की गई थी, उनका उन्होंने जमकर विरोध किया। उनका वो विरोध करते थे और स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। व्हाट व्यूज़ डिड गिसेप्पी मेजनी हैव अबाउट इटली। इटली के बारे में गिसेप्पे मेजनी के क्या व्यू थे? इटली के बारे में वो कुछ विचार रखते होंगे, तो वो विचार क्या थे? तो देखिए, मेजनी का मानना था दैट गॉड वांटेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। यानी कि भगवान की ही मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। एक प्रकार की मनुष्य का जो यूनिट है वो राष्ट्र है, यानी कहीं ना कहीं मनुष्य राष्ट्र से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। सो इटली कुड नॉट बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट। जो इटली पहले था वो बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, कोई एक चीज़ नहीं थी, कोई नियम न था, कानून न था।
तो क्या इटली ऐसे में कब तक रह सकता है, उनका ये सोचना था। छोटे छोटे राज्य में बंटकर आखिर इटली कब तक रह सकता है। इट हैड टू टेक शेप ऑफ ए सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन ए वाइडर अलायंस ऑफ नेशन, यानी कि इसे जोड़कर, इसी के जो छोटे छोटे राज्य हैं इसी को जोड़कर एक व्यापक गठबंधन करके, क्या होता है जब बहुत सारी पार्टियां मिलती है तो गठबंधन होता है, तो इसी प्रकार से इसके जो छोटे छोटे राज्य हैं इनको जोड़ के, इनका गठबंधन करके इनके अंदर एक एकीकृत गणतंत्र बनाएंगे, यानी एक रिपब्लिक बनाएंगे। यही व्यू गिसेप्पी मेज़नी के थे इटली के बारे में। हाउ वॉज मेज़नी डिस्क्राइब्ड बाय मेटरनिक। मेटरनिक ने मेज़नी का कैसे डिस्क्रिप्शन दिया। मेटरनिक जो है ऑस्ट्रियन चांसलर थे जिन्होंने 1815 के वियना कांग्रेस को होस्ट किया था। उनके हिसाब से मेज़नी जो थे वो उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थे उसके सबसे बड़े दुश्मन थे, ऐसा मानना था मेटरनिक का। अब देखिए, हु हेडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंस्टॉल्ड बाय द लिबरल रेवोल्यूशनरीज इन 1830। अब 1830 में क्या हुआ कि जो उदारवादी क्रांतिकारी थे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी संवैधानिक तौर पे कोई राजशाही को इंस्टॉल्ड किया, उनको लागू किया कहीं पे। तो उनका अध्यक्ष कौन था, किनके द्वारा हेड किया गया, तो वो अध्यक्ष थे लुइस फिलिपी। हेडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंस्टॉल्ड बाय द लिबरल नेशनल रिवोल्यूशनरीज इन 1830, हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस नीजेज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज कोल्ड। किनका कथन था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है, ऐसा मानना था ड्यूक मेटरनिक का। तो ड्यूक मेटरनिक के इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यूरोप की राजनीति में फ्रांस का कितना ज़्यादा महत्व था। हाउ डिड लॉर्ड बायरन कंट्रीब्यूट टू द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लॉर्ड बायरन एक इंग्लिश पोएट थे। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में उन्होंने किस प्रकार से सहायता की, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि लॉर्ड बायरन एक इंग्लिश पोएट थे। उन्होंने ग्रीक का जो उस समय युद्ध हो रहा था ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, उसमें से उन्होंने फंड ऑर्गेनाइज किए और उसके बाद वो खुद युद्ध में भी शामिल हुए। तो इस प्रकार से उन्होंने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अपना सहयोग दिया। व्हाट डिड द रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट क्रिटिसाइज। रोमानीवादी कलाकार और कवि इन दोनों ने मिलकर किसकी आलोचना की, तो जिस समय ये रोमांटिक का उदय हो रहा था तो उस समय एक रोमांटिसिज्म नामक चीज़ सामने आई जो कि एक कल्चरल मूवमेंट थी, सांस्कृतिक आंदोलन था। इन्होंने जमकर विरोध किया तर्क वितर्क का, और जो विज्ञान का महिमा मंडन है, विज्ञान की जो महिमा है, उनका जमकर इन्होंने विरोध किया और एक बिल्कुल अलग तरीके से आंदोलन को इन्होंने अलग रुख लेके गए। तो नेक्स्ट है हु क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपुल, कि इन्होंने यह दावा किया कि जो शुद्ध जर्मन संस्कृति है उसे आम लोगों में डिस्कवर करना पड़ेगा, इसकी खोज आम लोगों में की जानी चाहिए। तो एक जर्मन फिलोसोफर थे, रोमांटिसिस्ट भी थे, और वो थे जोहान गॉटफ्राइड हार्डर। नेक्स्ट है डार्क वोल्क क्या है, तो डार्क वोल्क एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉमन पीपल यानी आम आदमी। What was the term given to the true spirit of a nation in Germany, यानी राष्ट्र की सच्ची आत्मा, शुद्ध आत्मा को जर्मनी में क्या नाम दिया गया, तो वो थी वोल्क्सजिस्ट। What was the result of the rise of population in Europe in the first half of the 19th century, जब फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी यानी 19th सेंचुरी की पहले हाफ में, पहली छमाही में
क्या हुआ जब पॉपुलेशन एकाएक बढ़ने लगा तो ये हुआ क्या कि अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई। सरकार रोजगार उपलब्ध करवाने में पूरी तरह से असफल रही और जो लोग जो कि गांव के एरिया में रहते थे, रूरल एरिया में रहते थे, वो सिटीज़ में आना शुरू कर दिए क्योंकि जॉब की किल्लत थी। जब वो शहर आते तो उन्हें ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ काम करने को मिल ही जाएगा। वेयर वॉज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ बुलाई गई थी? तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चर्च ऑफ सेंट पॉल में बुलाई गई थी। वाई डिड द मिडिल क्लास लॉस इज सपोर्ट आफ्टर द फेलियर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट? जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गया, यानी जिस कार्य के लिए इसको लाया गया था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वो करने में बिल्कुल तरह से असमर्थ रहा। तो और क्यों ऐसा हुआ कि मिडिल क्लास ने सपोर्ट भी लॉस कर दिया इसके बाद? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दे रेजिस्टेड द डिमांड ऑफ द वर्कर एंड आर्टिसन। जो डिमांड कामगारों की थी, जो काम करने वाले लोग थे, जो आर्टिसंस थे, उन सब के डिमांड को, उन सब की जो बात थी कि मेरे लिए ये किया जाए, इन सब को इन लोगों ने पूरी तरह से रेसिस्ट किया, इसको नहीं माना, इसको आगे नहीं लेके गए। यही कारण था, तो इन लोगों ने अपना सपोर्ट देना बंद कर दिया। आगे है विच स्टेट लेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? कौन सा स्टेट था जिसने जर्मनी के एकीकरण में योगदान दिया, यानी मेन रूप से उन्हीं का रोल था? तो ये था प्रसा। हु होल्ड द क्रेडिट ऑफ यूनिफाइंग जर्मनी? जर्मनी का एकीकरण करने के लिए सारा क्रेडिट, सारा श्रेय किनको जाता है? तो वो थे ऑटो वॉन बिस्मार्क। अब आगे देखेंगे हु वॉज प्रोक्लेम्ड एज द जर्मन एम्परर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्साई इन जनवरी 1871। 1871 में जो सेरेमनी वर्साई में की गई थी जनवरी में, उसमें जर्मन का सम्राट किसको घोषित किया गया था? कैजर विलियम वन को, कैजर विलियम प्रथम को। सार्डिनिया पिडमॉन्ट का हेडेड किसने किया था, यानी इसका नेतृत्व किसने किया? वो थे किंग विक्टर इमैनुअल द्वितीय। हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली? इटली के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए, इटली के जोड़ने के लिए किसने कई सारे आंदोलन चलाए? वो थे चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पिडमॉन्ट कावूर। 1861 में किन्हें यूनाइटेड इटली का राजा घोषित किया? वो थे विक्टर इमैनुअल द्वितीय। नेम द इथनिक ग्रुप हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश इजल्स? वैसे इथनिक ग्रुप के नाम बताइए जो ब्रितानी इजल्स में रहते थे। तो ऐसे 4 ग्रुप थे, वो थे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का क्या रिजल्ट निकला? तो इसका रिजल्ट निकला यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कॉटलैंड। इसमें स्कॉटलैंड को भी जोड़ा गया। व्हाट इज़ एन एलेगरी, यानी रूपक क्या है? एन आइडिया एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पर्सन और अ थिंग। तो ऐसा आइडिया जिसे किसी लोग में, किसी चीज़ में करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। फ्रांस एज ए नेशन को किसने रिप्रेजेंट किया? तो फीमेल एलेगोरी थी मरियन। जर्मेनिया कौन थी? वह जर्मनी की एलेगोरी थी। स्लाव किनको कहा गया? द इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन अंडर द ऑटोमन एम्पायर। जो लोग, जो निवासी, जो कि ऑटोमन एम्पायर के रीजन के अंतर्गत आते थे, और अगर आज की बात करें तो ये हो जाएंगे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, इन्हीं सब के निवासियों को स्लाव कहा गया। व्हाट मेड द बाल्कन एरिया एक्सप्लोसिव? बाल्कन का एरिया इतना विस्फोटक कैसे हो गया? तो स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ
ऑटोमन एम्पायर। यानी रोमानीवादी राष्ट्रवाद जो है इनका ज़बरदस्त प्रचार हुआ उस समय, और ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई, उनका बिखराव होता चला गया, विघटन होता चला गया, वो टूटता गया। पहले तो बहुत बड़ा क्षेत्र था लेकिन बाद में वो पूरी तरह से टूटता गया। ये कारण थे कि बाल्कन का एरिया पूरी तरह से एक्सप्लोजिव हो गया, विस्फोटक हो गया। बाद में इसके बुरे परिणाम भी हुए। यहीं से आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध हुआ। आगे है, उन शक्तियों के नाम बताइए जो बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ का मुकाबला करने और क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाने में उत्सुक थी। यानी कुछ शक्तियां ऐसी थी जो बाल्कन पर पहले से पकड़ बना चुकी थी। तो अब ऐसी शक्तियों का नाम बताना है जो इनकी फिराक में थी। तो आंसर होगा रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी। ये सब शक्तियाँ थी जो इस एरिया पर अपना क्षेत्र और बढ़ाने में उत्सुक थी। आगे है, व्हाट लेड यूरोप इनटू डिजास्टर इन 1914। यूरोप को आखिर 1914 में आपदा की ओर क्या ले गया? तो नेशनलिज्म एलाइंग विथ एम्पायरिज्म, यानी राष्ट्रवाद के साथ जुड़कर साम्राज्यवाद। यही वो चीज़ थी जिसने यूरोप को आपदा में 1914 में धकेल दिया। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी वीडियोज़ के लिए आगे देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।